अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इमरान शबीर आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लेक्चर ऑफ कॉमर्स के प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ का आगाज़ किया है। उसी सीरीज़ की आज पहली वीडियो है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग का जो पहला लेक्चर है वो होगा, जिसमें हम अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो जो है वो आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहले कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इस डेफिनेशन के अंदर जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें मालूम होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिजनेस। और फिर बिजनेस की जो है वो तीन टाइप्स हैं। हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, हमारी पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे हम वाहिद मलकीती कारोबार भी कहते हैं, कि जिसमें एक ओनर होता है। पार्टनरशिप जिसमें दो बंदे होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप। जॉइंट स्टॉक कंपनी दो से ज़्यादा बंदे जो होते हैं वो जो मिल के जब कारोबार करते हैं तो उसे फिर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। और उसमें जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। उसके बाद इसमें हमारा एक वर्ड आया ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो है वो उसका जो लफ्ज़ी मतलब है उर्दू में वो क्या है कि लेन देन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। चीज़ें हम परचेज़ करते हैं, चीज़ें हम सेल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस की भी दो टाइप्स हैं। एक हमारी कैश ट्रांजैक्शन होती है, दूसरी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। कैश ट्रांजैक्शन के एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द पेमेंट इज़ मेड ऑन स्पॉट, कि वो हमारी ट्रांजैक्शन जिसमें हम जब चीज़ ख़रीदते हैं तो उसी वक्त जब हम पैसे अदा कर देते हैं, जब हम चीज़ें बेचते हैं तो पैसे हम जो वसूल कर लेते हैं अगर उसी वक्त, तो वो हमारी होती है कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है कि द ट्रांजैक्शन इन विच द पेमेंट इज़ मेड ऑन सम फ्यूचर डेट, के वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर हम जो है वो जो पैसे होते हैं वो हम उधार पे जो है वो चीज़ ले लेते हैं और पैसे कुछ वक्त ले लेते हैं, उस पे हम जो है वो जाके अदा करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और उसके बाद फिर इसमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम लिख लेते हैं, लेकिन उसको हम तरतीब नहीं देते। दूसरे नंबर पे फिर क्या है कि क्लासीफाइंग, उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, समराइज़। फिर वो जो क्लासीफाई जब हमने किया होता है तो फिर उसमें से हम समराइज़ करते हैं उसको। फिर उसके बाद इंटरप्रेट, कि ये जो हमारी जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे इसके बाद फिर जो हमारे रिज़ल्ट्स होंगे उनको देखकर हम बिज़नेस के बारे में क्या कह सकते हैं। इंटरप्रेट के उन रिज़ल्ट की बेसिस पे जो है वो हम क्या जो है वो तजज़िया उसका जो है वो कर सकते हैं। अकाउंटिंग में हमारी जो टाइप्स हैं अकाउंटिंग की, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कास्ट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यही जिसमें हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कास्ट अकाउंटिंग जिसमें कोई भी चीज़ जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो हमारी कास्ट आती है, वो तमाम कास्ट बनाने में, बेचने में जो भी कास्ट आती है वो हम उसमें जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमारी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कि मैनेजमेंट को जो है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए बिज़नेस के बारे में जो हमारी अकाउंटिंग की जाती है उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। तो मैनेजमेंट उस अकाउंटिंग को देख के जो फ्यूचर में जो है वो डिसीजन जो है वो लेती हैं। उसके बाद है गुड्स एंड मर्चेंडाइज। गुड्स को वैसे हम क्या कहते हैं कि अशिया, लेकिन इसमें गुड्स एंड मर्चेंडाइज वो चीज़ें जो हमारी रीसेल पर्पज़ के लिए हों, हमने जो वो आगे सेल कर देनी है, वही सिर्फ गुड्स होंगी। अभी देखें कपड़े वाला अगर कारोबार है तो कपड़े वाले के लिए जो कपड़ा होता है वो हमारी गुड्स होंगी। कपड़े वाले के लिए कपड़ा जो है वो गुड्स होंगी, क्योंकि उसने कपड़ा जो है वो आगे सेल करना है। वो चीज़ जो हमने सेल करनी है उसे हम गुड्स या मर्चेंडाइज कहेंगे। लेकिन कपड़े वाले के लिए अगर घड़ी है या कोई और चीज़ है तो वो हमारी गुड्स और मर्चेंडाइज जो है वो नहीं कहलाएगी। उसके बाद है परचेजेस। परचेजेस में क्या होता है कि गुड्स जो हम बॉट करते हैं किसके लिए, रीसेल पर्पज़ के लिए, कि हमने एक चीज़ खरीदी
और फिर किस पर्पज़ के लिए उसको बेचने के लिए, वो हमारी क्या कहलाती है, परचेज कहलाती है। परचेज भी फिर हमारी कैश परचेज या क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज को हम परचेज ऑन अकाउंट भी कहते हैं। हमारी कैश परचेज क्या होती है कि जब हमने चीज़ खरीदी उसी वक्त हमने पेमेंट अदा कर दी तो वो कैश परचेज होगी। उसके बाद अगर हमने कोई चीज़ परचेज की लेकिन हमने पेमेंट अदा नहीं की तो वो हमारी जो है वो क्रेडिट परचेज कहलाती है। उसके बाद परचेज रिटर्न या रिटर्न जो है वो हमारा आउटवर्ड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न क्या है कि जब हमने चीज़ परचेज कर ली लेकिन उसमें कोई भी चीज़ जो है वो कुछ ख़राबी थी, हमने वो दोबारा जो है वो सेलर को वापस कर दी तो उसमें कुछ डिफेक्ट था या उसमें जो कुछ फीचर्स थे वो जो उन्होंने बताए थे वो नहीं थे, तो किसी भी वजह से हमने वो चीज़ों को जो वापस किया तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, परचेज रिटर्न कहलाती हैं। उनको हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं और रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड क्यों कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड क्योंकि चीज़ें कारोबार में आई थी लेकिन कारोबार से जब हम वापस दें तो कारोबार से बाहर जा रही हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि परचेजेस आउटवर्ड, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड, और इसे हम जो है वो परचेजेस रिटर्न भी कहते हैं। उसके बाद है सेल्स। सेल जो है वो हमारी क्या होती है कि हमने जो चीज़ें परचेज की थी वो हम कस्टमर को जब जो है वो सोल्ड करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, सेल्स कहलाती है। सेल्स की भी इसी तरीके से कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल आती हैं। इसी तरीके से फिर सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। इन्हें रिटर्न इनवर्ड हम कहते हैं क्योंकि हमने चीज़ें कस्टमर को सेल कर दी, उसमें कुछ खराबी थी, कस्टमर हमें वो चीज़ वापस दे कर गया है तो वो कारोबार के अंदर आई हैं, तो उसे हम जो क्या कहेंगे, रिटर्न इनवर्ड कहेंगे या सेल्स रिटर्न कहेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास एक और कंसेप्ट है कि अलाउंस। अलाउंस क्या होता है? अलाउंस और डिस्काउंट ये दोनों मिलते जुलते हैं। इनमें जो फ़र्क है वो ये है कि अलाउंस ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ उसमें कुछ थोड़ी सी ख़राबी है लेकिन वो इस्तेमाल हो सकती है, तो अगर वो चीज़ जो है वो कस्टमर को दे दी जाए और कस्टमर जो है वो रज़ामंद हो और उसकी जो प्राइस है वो कुछ कम कर दी जाए उस ख़राबी की वजह से, तो ये होता है अलाउंस। लेकिन डिस्काउंट जो होता है वो प्राइस में जो कमी होती है, वो जो डिफेक्ट होता है उसकी वजह से नहीं होती। तो डिस्काउंट जो होता है वो डिफेक्ट की वजह से नहीं होता, लेकिन जो अलाउंस होता है वो माइनर डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो है वो हम कीमत में जो कमी होती है उसे हम अलाउंस कहते हैं। तो डिस्काउंट की फिर टू टाइप्स हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है कि जो कस्टमर जो सेलर और जो बायर होता है उन दोनों के दरमियान चीज़ खरीदते वक्त जो बार्गेनिंग करके, मतलब एक चीज़ 1500 रुपये की है, अगर वो चीज़ वो बार्गेनिंग करके जो है वो 1200 रुपये की जो है वो अगर वो सेल हो जाती है और कस्टमर उसको ख़रीद लेता है तो वो जो 300 रुपये हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद है कैश डिस्काउंट। हमने चीज़ें जो हम वो सेल कर दी, एक कारोबार ने जो चीज़ें सेल की हैं उधार पे, लेकिन वो कहता है कि अगर उधार तुम जो है वो 15 तारीख को वापस दे दो तो फिर तुम्हें जो है वो 2% जो है वो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। मतलब अगर 1000 रुपया तुमने देना है तो उस पर 2% जो है वो डिस्काउंट है, अगर तुम 15 तारीख को वापस कर दो। अगर 15 के बाद करोगे तो फिर तुम्हें पूरा 1000 रुपया अदा करना होगा। तो ये जो डिस्काउंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। उसके बाद है डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल। डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल वो लोग जिनसे जो है वो हमने क्या करने होते हैं, पैसे कारोबार ने लेने होते हैं। हमने चीज़ें इन्हें सेल की होती हैं और इनसे पैसे लेने होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद हमारा क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल, वो लोग जिनसे को जो है वो कारोबार ने, जिनको कारोबार ने पैसे देने होते हैं वो हमारे डेटर्स या फिर अकाउंट पेएबल कहलाते हैं। इनसे हमने क्या किए होता है, परचेज़ की होती हैं उधार पे चीज़ें, या फिर हमने सर्विसेज ली होती हैं इनसे, कोई भी चीज़ हो हमने इनको पैसे जो है वो अदा करने हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल। उसके बाद है कैपिटल और ओनर इक्विटी। कैपिटल को हम जो है वो सरमाया जो है वो कहते हैं। अभी देखें जब कारोबार, ये होता है फंड प्रोवाइड होता है जब कारोबार शुरू होता है,
तो हम कारोबार में कुछ इन्वेस्ट करते हैं। देखिए एक तो ये दो चीज़ें, या तो ओनर इन्वेस्ट करता है या फिर वो बैंक से लोन लेके या किसी दोस्त से लोन लेके वो जो है वो कारोबार स्टार्ट करता है। अगर एक कारोबार है तो कारोबार में अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो हमारी जो इक्विटी होगी, टोटल इक्विटी वो 1 लाख रुपया होगी, लेकिन हमने 30,000 रुपया जो है वो बैंक से लोन लिया है। तो ओनर इक्विटी इस वक्त जब 30,000 लोन लेंगे तो ओनर इक्विटी जो है वो 1 लाख नहीं होगी, ओनर इक्विटी 70,000 होगी, बाकी जो है वो हमारा वो लोन में था। और उसके बाद हमारा है कि एसेट वो तमाम चीज़ें जो हम खरीदते हैं और फ्यूचर में वो हमें बेनिफिट देती हैं कारोबार चलाने के लिए, वो हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। इसमें हमारी मशीनरी आ जाती है, बिल्डिंग आ जाती है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट जो है वो देती हैं कारोबार करने में। उसके बाद है लायबिलिटीज़ की जो डेफिनेशन है कि डेट्स एंड ऑब्लिगेशन, कि डेट्स हमने किसी को जो है वो कर्जा अदा करना है। और उसके बाद है ऑब्लिगेशन होता है कि फरीज़ा, कि हमने जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमने पैसे रिसीव कर लिए हैं लेकिन अभी हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो ये हमारा ऑब्लिगेशन है। तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, ये हमारी लायबिलिटी है कि हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि हमने उसके बदले जो है वो पैसे रिसीव जो है वो हमने कर दिए हैं। उसके बाद है रेवेन्यू क्या होता है कि जब हम कोई भी कारोबार करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो हमें वो प्रॉफिट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। उसके बाद है एक्सपेंस, वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो हमें कॉस्ट अदा करनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। और नेट इनकम और नेट प्रॉफिट जो आता है वो क्या होता है, हमारे रेवेन्यू में से हमारे खर्चों को जो है वो अगर माइनस कर दिया जाए तो जो रकम आती है वो हमारी क्या कहलाती है, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम कहलाती है। और उसके बाद एक कंसेप्ट है ड्राइंग। अगर ओनर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कारोबार में से कुछ कैश या कोई चीज़ें वो लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। और इसके बाद अभी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग जो कंसेप्ट्स हैं, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हैं वो सबसे पहला जो कंसेप्ट है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये है कि जो कारोबार का जो मालिक है वो और कारोबार, ये दोनों एक सेपरेट एंटिटी हैं। कारोबार अलग चीज़ है और जो उसका मालिक है वो अलग है। मतलब एक मालिक 1 लाख रुपए से कारोबार स्टार्ट करता है तो कैपिटल उसका जो या इक्विटी होती है वो कितनी होगी, 1 लाख रुपये है। तो वो 30,000 रुपया निकाल लेता है, तो अब जो इक्विटी बचेगी वो 70,000 होगी। ये नहीं होगी कि जी वो अपना ही कारोबार है, वो खुद मालिक है तो निकाल लिए, नहीं, वो कारोबार के लिहाज में अकाउंटिंग में क्या होगा कि कारोबार अलग है और मालिक अलग है। उसके बाद है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न क्या है कि ये जो हमने कारोबार स्टार्ट किया है तो ये हमारा 1 साल 2 साल नहीं, ये लॉन्ग टर्म चलेगा। हो सकता है किसी वजह से वो बंद हो जाए, लेकिन अकाउंटिंग करते हुए हमने क्या चीज़ देखनी है कि ये जो कारोबार है ये हमारा लॉन्ग टर्म चलेगा। उसके बाद है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है कि इसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, वो चीज़ें सिर्फ रिकॉर्ड होंगी जिनका तल्लक जो है वो पैसों के साथ होगा। हम ये नहीं रिकॉर्ड कर सकते हमारे पास इतने किलो ये चीज़ मौजूद है, हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि इतने पैसों की जो चीज़ है वो हमारे पास मौजूद है। ये हमारा क्या कहलाता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। उसके बाद है कि कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या है कि ऐसे जो है वो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हमने बिल्डिंग खरीदी 5 लाख की खरीदी, लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू 5,50,000 है उस वक्त, तो फिर भी हम क्या लिखेंगे, हमने जितने में वो खरीदी है 5 लाख में तो हम 5 लाख लिखेंगे। उसकी वैल्यू हो सकता है मार्केट प्राइस 4,50,000 हो, लेकिन हमने 5 लाख में खरीदी है तो हम 5 लाख लिखेंगे। लेकिन इसमें ये नहीं है कि हम हमेशा ही जो है वो कॉस्ट पे लिखेंगे, इसमें हम डेप्रिसिएशन भी जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। मतलब डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करते रहे हम, उस चीज़ की वैल्यू में जो है वो कमी आ गई तो वो चीज़ें भी हम साथ रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारे कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें एक चीज़ होती है, उसके दो जो है वो पहलू होते हैं। हमने कारोबार में इन्वेस्ट किया, तो कारोबार में जब इन्वेस्ट किया तो बिज़नेस जो है वो क्या होगा, बिज़नेस के पास कैश आई तो वो कैश क्या है, एसेट्स है। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हमारी लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी भी है। तो वो एक ही टाइम पे जो है वो हमारा एसेट्स भी है और एक ही टाइम पे हमारी जो है वो इक्विटी भी है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है कि अकाउंटिंग की जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं वो हम एक मखसूस वक्त के लिए, हम एक टाइम पीरियड होता है, हम 1 साल के लिए करते हैं,
तो हम उसी में इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं, उसमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि इस जो ईयर है, जो ये साल है, इसमें ये जो हमारा कारोबार है, इससे हमें जो है वो कितना फ़ायदा हुआ, इससे हमें कितना नुकसान हुआ। तो फिर हम वो इसका उसके बाद हमारा जो कंसेप्ट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस टाइम पे जो खर्चा जिस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो खर्चा हुआ है, वो उसी के साथ जो है वो ऑफसेट होगा। मसलन हमने 2004 में जो है वो हमारी दिसंबर में वो सेल्स हुई, लेकिन हमने जो कमीशन है उसी सेल्स का वो 2005 जनवरी में अदा किया, तो फिर वो ऑफसेट होगा दिसंबर की उस सेल के साथ जिस पर जो है वो हमने जो है वो कमीशन अदा किया। तो इसमें क्या होता है कि फिर एडजस्टमेंट होती है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज जो होती हैं, ये हमारा क्या कहलाता है कंसेप्ट, हमारा मैचिंग कंसेप्ट कहलाता है। उसके बाद है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या होता है कि रेवेन्यू जो है वो उस वक्त हम रेवेन्यू कह देते हैं जिस वक्त वो हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके होते हैं। जब हम सर्विसेज दे चुके होते हैं तो उस वक्त वो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे हमें क्या अभी पैसे मिले हों या ना मिले हों, वो रेवेन्यू जो है वो कंसिडर्ड होता है। उसके बाद फिर जब हम सेल करते हैं, जब चीज़ें हमारी डिलीवर्ड हो जाती हैं, तो उसके पास वो लायबल होता है बंदा पेमेंट करने की जो है वो लिए, तो वो हमारा क्या कहलाती है, फिर हम सेल्स रिकॉर्ड हो जाती है। जब एक बंदा ऑर्डर करता है, जिस दिन उसने ऑर्डर किया उस वक्त हम सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब वो ऑर्डर उसको डिलीवर्ड होगा, चाहे अभी उसने पैसे अदा किए हैं या नहीं अदा किए, तो वो हमारी जो है वो क्या कहलाएगी, वो हमारी सेल्स हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमारा क्या रियलाइजेशन कंसेप्ट। उसके बाद है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये अकाउंटेंट जो होते हैं वो अपने जहन में रखते हैं जब वो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है कि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, हमें ये मालूम नहीं होता कि फ्यूचर में हमारे कारोबार में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट होता है उसमें से हम प्रोविज़न रखते हैं, प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ हिस्सा रखते हैं, जो नेक्स्ट अगर हमारा लॉस हो जाता है तो हम जो है वो उसमें उस लॉस के जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो वो हमारा क्या होता है कंजर्वेशन। ये जो हमारे बैड डेट्स होते हैं ये भी हमारे कंजर्वेशन के इसी कंसेप्ट के तहत आते हैं कि हमें पता है कि उसने अभी ये पैसे हमारे डूब गए हैं, ये हमें उसने वापस नहीं करने जो है वो, तो उस वक्त वो हमारे क्या होते हैं, कंजर्वेशन कन्वेंशन कहलाता है। उसके बाद है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है कि हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उसमें हमें तमाम रिकॉर्ड जो है वो फुल डिस्क्लोजर, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो हमें बयान करनी है। अगर हम ऊपर अकाउंट में हम बयान नहीं कर रहे तो नीचे हम नोट्स लिख के उस चीज़ को जो है वो बयान कर देते हैं। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी कन्वेंशन क्या होता है कि हम एक साल अगर हम एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं है कि दूसरे साल हम दूसरा मेथड यूज़ कर लें, तीसरे साल हम तीसरा मेथड यूज़ कर लें। अगर एक साल हमने डेप्रिसिएशन का एक मेथड यूज़ किया तो दूसरे साल भी हमें डेप्रिसिएशन का वही मेथड जो है वो यूज़ करना है। उसके बाद है मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियल यहाँ पे सामान से नहीं है। मटेरियलिटी कंसेप्ट में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा अहम होती हैं, कुछ कम अहम होती हैं। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मतलब रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हम रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं। तो ये अकाउंटेंट देखता है कौन सी चीज़ें जो है वो मटेरियल हैं, कौन सी चीज़ें नॉन मटेरियल, कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। तो वो फिर इन चीज़ों को मिक्स नहीं करता, इन चीज़ों को इलादा रिकॉर्ड करता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक आसानी से पहुँच